Hello, friends. I hope you are all doing very good. Welcome to Theme 9, which is an important theme, and some questions have come in the UPSC from this theme. The theme 9 is development of India's political culture and the crisis in Indian democracy. तो दोस्तों ये जो थीम 9 है इसमें हमारे को बेसिकली ब्रॉड दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो समझनी है। सबसे पहले तो ये जानना है कि देखिए जब हम इंडिया को देखते हैं एक पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में, तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं नेहरू जो थे एक तरीके से एक बहुत बड़े टावरिंग पर्सनालिटी बन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तहत वो सामने आए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है फ्रेंड्स कि नेहरू ने एक तरीके से पूरे पॉलिटिकल कल्चर को इंडिया के डोमिनेट किया। उन्होंने जो भी वैल्यूज़ को डिस्पर्स किया एक नेशनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उन वैल्यूज़ को एक तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया बनाने में हमें मदद मिली। और कहीं ना कहीं उनके आइडियाज़ जो थे हिस्टोरिकली इंडिया के एक सिविलाइजेशनल स्टेटस, सिविलाइजेशनल पावर को लेके उनको फ्यूज़ करके एक मॉडर्निटी के पर्सपेक्टिव से देखते हुए वो आइडिया ऑफ इंडिया मैनिफेस्ट हुआ। पर प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं नेहरू वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइना। और 1962 में जब इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक तरीके से कहीं ना कहीं नेहरू के ऊपर उनकी एक खुद की क्रेडिबिलिटी का एक क्राइसिस आने लग गया। एंड ही हिमसेल्फ एज अ पर्सनैलिटी फेल्ट अ वेरी बिग ब्लो that he could not really realize the implication of this particular crisis, and he started becoming relatively quite weak. Now it is important to remember friends कि कहीं ना कहीं नेहरू की 1962 के इस पूरे क्राइसिस के बाद एक कांग्रेस पार्टी में फॉर्मेशन हुआ एक छोटे से ग्रुप का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सिंडिकेट करके। सिंडिकेट में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनका नाम था के कामराज, नीलम संजीवा रेड्डी, अतुल्य घोष, निजलंगम्पा, ये सब टाइप के जो लीडर्स थे एक तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर्स ने एक ग्रुप बनाया के कामराज के लीडरशिप में, जिसका नाम रखा गया सिंडिकेट। सिंडिकेट एक तरीके से ये ग्रुप देख रहा था सीनियर लीडर्स का कि नेहरू की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट हो गई है। वो ये भी देख रहा था कि भाई नेहरू की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होने के बाद अब बहुत ज़्यादा समय रहा नहीं, क्योंकि नेहरू की हेल्थ भी डिटीरियोरेट करी। एंड दे वर रिलेटिवली क्वाइट प्रिपेयर्ड दैट इफ़ इन एनी सिचुएशन अगर नेहरू की डेथ कभी हो जाती है तो हु कुड बी द प्रोबेबल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने लगी कि ये जो पूरा सिंडिकेट था कि कामराज के लीडरशिप में और अतुल्य घोष वगैरह के लीडरशिप में, ये लोग के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंडर जो कि एक तरीके से एक पावरफुल आदमी था, उनका नाम था मोरारजी देसाई। पर मोरारजी देसाई जो था वो कहीं ना कहीं सिंडिकेट को पसंद नहीं था, क्योंकि सिंडिकेट को ये लगता था कि भाई मोरारजी देसाई अगर एक तरीके से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कल को फ्यूचर में नेहरू का सक्सेसर बन जाता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ही इज़ नॉट अ पर्सन जो किसी की बात सुनेगा। ही इज़ अ पर्सन जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड है, और वो हमारे जो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं हमें निगलेक्ट करेगा। अब नेहरू 1962 के बाद से बड़े दुविधा में थे, और इसको लेके कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो बाहर आ नहीं पाए। पर फ्रेंड्स इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि 1963 में के कामराज ने नेहरू को, कंसिडरिंग कि उनकी डिटीरियोरेटिंग हेल्थ उस टाइम पे हो रही थी, उनको कन्विंस करके वो कहीं ना कहीं अपने एक पोजीशन को उन्होंने कंसोलिडेट किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का हेड बनाया। तो कामराज इन 1963 बिकेम दी नॉट ओनली हेड ऑफ द कांग्रेस, बट मोर इम्पोर्टेंटली फ्रेंड्स ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ सिंडिकेट हु वॉज डीपली सर्चिंग फॉर somebody टू सक्सीड नेहरू, एंड डेफिनेटली दैट सक्सेसर वॉज नॉट टू बी मोरारजी देसाई। तो ये सिंडिकेट के लीडर्स अब इस बात से बड़े खुश थे कि भाई चलिए देखिए अब नेहरू तो जो है उनका समय लिमिटेड है, और उसके बाद हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम मोरारजी देसाई को पीएम नहीं बनने देंगे, तो उनकी जगह पे कोई ऑल्टरनेट कैंडिडेट होना चाहिए। नेहरू की डेथ 1964 में हो जाती है। नेहरू की डेथ के बाद एक तरीके से अब सारा गेम होता है कि भाई मोरारजी देसाई के बीच में और एक सिंडिकेट के बीच में। मोरारजी देसाई जब नेहरू की डेथ होती है तो वो बोलते हैं कि भाई देखिए जो एमपीज़ हैं कांग्रेस पार्टी के, दे शुड बी द वंस हु शुड नाउ इलेक्ट द न्यू प्राइम मिनिस्टर, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी राइट स्ट्रैटेजी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
It is the MPs of the party which will decide that who their prime minister and the leader going to be. तो जब मोरारजी देसाई ने ये बात बोली तो कहीं ना कहीं ये बात से जो ये लीडर्स थे विद रिस्पेक्ट टू सिंडिकेट वाले, इनको समझ आ गया कि ये चीज़ तो होने नहीं वाली है, और अगर एमपीज़ ने इलेक्ट किया तो देसाई को एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा। पर देसाई क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे बनना, और कामराज क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हेड थे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कन्विंस किया एमपीज़ को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली परसुएड किया कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अब नेहरू के बाद जो बनने वाले हैं, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द एमपीज़ बट बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पूरी वर्किंग को डोमिनेट करने वाला कांग्रेस प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पर कामराज इस गेम में सक्सेसफुल रहे, और कामराज ने इस गेम में सक्सेसफुल होने के नाते ना एक तरीके से देसाई को साइडलाइन करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाया। फ्रेंड्स, शास्त्री जी एक बहुत ही सिंपल, इनकरप्टेबल, लाइकेबल, लोकप्रिय नेता थे, पर शास्त्री जी के साथ एक इशू ये था कि वो इन टाइप के सिंडिकेट के लीडर्स की गंदी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो अपने कार्य में बिलीव करते थे, हार्डकोर गांधीयन थे। ही वॉज बेसिकली अ पर्सन हु बिलीव्ड इन कर्मा, नॉट इन इंट्रीग, पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस डर्टी स्टफ दैट दी सिंडिकेट पीपल वर वांटिंग टू डू। तो शास्त्री जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी बहुत ट्रस्ट किया, बिकॉज गांधीयन प्रिंसिपल इज ट्रस्ट टू अदर ह्यूमन बींग्स। और शास्त्री जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक तरीके से कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जो कि कामराज थे, उनको भी एक फ्री हैंड दिया। तो उन्होंने अपने पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस पोस्ट का पूरी मर्यादा को मेंटेन करते हुए अपने काम पे फोकस किया। शास्त्री जी के सामने दो बड़े इश्यूज थे फ्रेंड्स। एक इशू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला इशू जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये था कि शास्त्री जी के सामने एक प्रॉब्लम थी इंडिया की फूड सिक्योरिटी को लेके। दोस्तों, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो अगर आप इंडिया का एक प्रॉब्लम देखते हो तो वो प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग फूड लेवल पे एक तरीके से इनसिक्योर थे। ये प्रॉब्लम ग्रेजुअली नेहरू के दौरान भी बढ़ती गई, और शास्त्री जी के सामने अब एक बहुत डू एंड डाई सिचुएशन थी। तो इस प्रॉब्लम को पहली बात तो रिजॉल्व करने के लिए शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान। अब ये जय जवान जय किसान स्लोगन का एवोल्यूशन हमें पहले समझना है कि ये आया कैसे और क्यों आया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स अभी बताया कि एक तरीके से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय इंडिपेंडेंट होने के दौरान हमारे पास फूड शॉर्टेजेस थे। अब अगर फूड शॉर्टेजेस थे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने लोगों को फूड प्रोवाइड करने में नाकाम रहे, और हम लोग एग्रीकल्चर सिस्टम्स को क्योंकि ग्रेजुअली बिल्ड कर रहे थे, तो बिल्ड करने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगना था। तो उस पीरियड में हम लोग एक्सटर्नली डिपेंडेंट थे, एक्सटर्नली दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर थे उनसे फूड लेने के लिए। अमेरिका में एक उनका प्रोग्राम चल रहा था, पब्लिक लॉ 480 PL 480 प्रोग्राम, जिसके तहत अमेरिका हमारे को फूड सप्लाई देता था। जर्मनी भी एक तरीके से हमें उस समय फूड सप्लाई देता था, दूसरे देशों से भी हम फूड सप्लाईज लेते थे। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब जब हम लोगों ने दूसरे देशों से फूड सप्लाईज ली, तो फूड सप्लाईज में एक तो सिर्फ फॉरेक्स का ही खर्चा नहीं होता था, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बड़ा लिमिटेड था, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग, जो भी देश फूड सप्लाई इंडिया को करते थे, ये लोग कंडीशंस लगा के फूड सप्लाई करते थे। तो ये आज की डेट में अगर हमको ग्रेन्स देते थे तो ये हमें बोलते थे कि भाई देखिए कि आपको आज की डेट में ये ग्रेन्स लेने हैं, लेकिन अपने एग्रीकल्चर में आप ये वाला रिफॉर्म पहले लेके आइए, वो वाला रिफॉर्म पहले लेके आइए। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो नेहरू बड़े मुश्किल से कन्फ्रंट करते थे, शास्त्री जी के सामने भी एक बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि शास्त्री जी को बार बार ये लगने लगा कि भाई हमारे कंट्री की सोवरेनिटी के ऊपर एक ये अपफ्रंट चैलेंज है कि कोई दूसरे देश का जो बंदा है या दूसरे देश का नेता है, अगर वो हमें फूड दे भी रहा है फॉर सम रीज़न की जिसकी वजह से हमें फूड उनसे लेना पड़ रहा है, तो वाई शुड दैट पर्टिकुलर कंट्री टेल अस कि भैया आपको अपने कंट्री में क्या रिफॉर्म लाना है। देखिए, हम अपने कंट्री में अपने हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से रिफॉर्म्स लाएंगे, आपको ये बात हमें क्यों बतानी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि इस कॉन्टेक्स्ट में शास्त्री जी ने इस पूरे थॉट को इवॉल्व होते हुए देखते हुए उन्होंने जब ये स्लोगन दिया जय जवान जय किसान का, तो इसमें जो जय किसान वाला एलिमेंट था, उन्होंने एक तरीके से किसानों को एक
पुकार दी, उन्होंने एक तरीके से उनको एक मैसेज दिया कि देखिए किसानों, आपको एकजुट होके भारत के लिए अब काम करना पड़ेगा और भारत को एक फूड सिक्योरिटी में हमारे को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आप ये इस पूरे जय जवान जय किसान के जय किसान वाले एलिमेंट का एक तरीके से एवोल्यूशन समझते हो, अब आप इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या हुआ कि शास्त्री जी प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द पीपल। शास्त्री जी प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द फार्मर्स बाय ब्रिंगिंग देम टुगेदर ऑन एन आइडिया कि देखिए आपको देश के लिए काम करना है। और ये आइडिया जब उन्होंने किसानों तक पहुंचाया तो शास्त्री जी का मैसेज इतना सरल था दोस्तों, इतने ब्यूटीफुल लैंग्वेज में डिज़ाइन था कि किसानों ने उसको अपने दिल पे लेके उसको दिल से फॉलो किया। इसी कारण से शास्त्री जी जो थे एक बहुत ही लाइकेबल लीडर होते थे, क्योंकि वो बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे। कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्ट्राइन नहीं बनाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने देश के किसानों को एक पुकार दी कि दोस्तों किसानों, अब समय आ गया है कि भारत किसान के मदद लेके किसान को एकजुट करके भारत के लिए एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी पे काम करे। तो पहला सिग्निफिकेंट फैक्टर यहाँ पे जय किसान का क्या निकला कि मास मोबिलाइजेशन हुआ फार्मर्स का। दूसरा सिग्निफिकेंट फैक्टर ये हुआ कि फार्मर्स गॉट द मैसेज इन अ वेरी इजी लैंग्वेज विच दे एक्सेप्टेड। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन एरर होगा ना फ्रेंड्स, तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपके मैसेज को। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई कि जय किसान वाले जो स्लोगन था, इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये हुआ क्योंकि शास्त्री जी का अनफॉर्चुनेटली टेन्योर बड़ा छोटा रहा। तो इस टेन्योर छोटे रहने के कारण वो इस मास मोबिलाइजेशन को एक दिशा खुद नहीं दे पाए, पर उनकी सक्सेसर जो आई इंदिरा गांधी, उन्होंने इसी थॉट को इवेंचुअली आगे जाके बिल्ड किया। और जब इंदिरा गांधी आई फ्रेंड्स, तो इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी के ये जय किसान वाले एलिमेंट को बिल्ड करते हुए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को मैनिफेस्टेशन दिया। तो वी कैन वेरी वेल से दैट द जय जवान जय किसान स्लोगन, बिकॉज द वे इट इवॉल्व्ड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस वॉज सो सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया कि उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हमें ये दिखा कि जो मॉडर्न डे ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया ने अपनाया, उसका सीड, उसका आइडिया, वो थॉट हमारे कंट्री के लोगों और फार्मर्स में डालने वाले और कोई नहीं बल्कि शास्त्री जी थे। तो शास्त्री जी का ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा। शास्त्री जी का दूसरा इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट था वो था एक फॉरेन पॉलिसी लेवल पे पाकिस्तान को लेके, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।